बच्चों जब मैंने एनटीए अभ्यास 2 के 10 क्वेश्चन डाले तो आप में से बहुत बच्चों के फोन आए कि सर पूरा पेपर एक्सप्लेन करिए। तो मुझे लगा चलिए करते हैं और एक एनालिसिस भी हो जाएगी कितने क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर हैं। तो देखते हैं बच्चों हम लोग। पहला सवाल है एम्ब्रियोजेनेसिस इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जाइगोट अंडरगोज। तो बच्चों आप जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है। तो मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट दे आर गोइंग टू फ्यूज टुगेदर, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों बात बताएंगे कि जो जाइगोट बना ना, ये जाइगोट 2n हो गया, ये स्टार्ट करता है स्पोरोफिटिक जनरेशन। अब कुछ ऐसे पौधे जिनमें जाइगोट में माइटोसिस हो जाती है और कुछ ऐसे पौधे जिनमें जाइगोट में होती है मियोसिस। और अगर जाइगोट में माइटोसिस होगी तब तो एम्ब्रियो बनेगा और मियोसिस होगी तो एम्ब्रियो नहीं बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार बच्चों ने गलत किया। देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो इन एल्गी एंड फंजाई ड्यू टू जाइगोटिक मियोसिस एंड लाइफ साइकिल इज हैप्लॉन्टिक। तो व्हाट हैपेंस, जब बच्चों जाइगोट से पूरी बॉडी बनेगी तो क्या होगा, एक तो नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे और दूसरा ये सेल स्पेशलाइज होंगे और सेल स्पेशलाइज होंगे एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए और उनके स्पेशलाइजेशन को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तो अब यहां पर हम देखते हैं कि किसमें डिवीजन और डिफरेंशिएशन दोनों में। और एक चीज और जानते हैं आप लोग कि जो अर्ली सेल डिवीजन होता है उसको क्लीवेज बोलते हैं और क्लीवेज में इंटरफेज स्टेज नहीं होती, कॉन्टिन्यूअस डिवीजन होता है। और क्लीवेज के बाद जितनी भी सेल बनेगी अगर उनको हम लोग जोड़ देंगे तो उनका साइज किसके बराबर होगा, जाइगोट के बराबर होगा। तो देयर इज नो इंटरफेज स्टेज इन क्लीवेज। तो देख लेते हैं क्या कोई ऐसा ऑप्शन मिल रहा है। यस, फोर्थ द क्लीवेज एंड सेल डिफरेंशिएशन और सेल स्पेशलाइजेशन, ये आपके एनसीईआरटी 2 में पेज नंबर 15 में दिया है। तो इसका मतलब अभ्यास 2 का जो पहला सवाल था आपकी एनसीईआरटी की लाइन से। तो जाइगोट जब एम्ब्रियो में बदलेगा तो देयर विल बी 2 इवेंट, वन इज क्लीवेज, फिर देयर इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, सेकंड इज डिफरेंशिएशन जहां पर बच्चों सेल क्या होगी, स्पेशलाइज। सो क्वेश्चन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन विल बी 4। अब हम लोग बच्चों चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। मोस्ट डाइवर्स मैक्रोमॉलिक्यूल फाउंड इन द सेल बोथ फिजिकली एंड केमिकली। ये सवाल हमने आपको पहले वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड एंड लिपिड। और इसमें सबसे ज्यादा जो डाइवर्स है वो प्रोटीन है, क्योंकि आप जानते हैं नो लाइफ विदाउट प्रोटीन। और ये प्रोटीन बहुत ज्यादा तरीके के होते हैं, फास्फोप्रोटीन, कंजुगेटेड प्रोटीन, सिंपल प्रोटीन। इसके बाद आप जानते हैं प्रोटीन इज गोइंग टू फॉर्म द एंजाइम, प्रोटीन इज गोइंग टू फॉर्म द हार्मोन, प्रोटीन इज गोइंग टू फॉर्म द एंटीबॉडी। देयर इज नो लाइफ विदाउट प्रोटीन, तो देयर इज नो कंफ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन इज 1। अब हम लोग बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहां पर दिया है फोटोसिंथेसिस और यहां पर दिया हेल्प इन ऑक्सीजन इवोल्यूशन। तो बच्चों आप अच्छे से जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा रिएक्शन है जो रेस्पिरेशन का जस्ट रिवर्स है। फोटोसिंथेसिस में कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है और रेस्पिरेशन में इसका ब्रेकडाउन होता है। हम लोग पूरे रेस्पिरेशन के प्रोसेस को डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज ग्लाइकोलिसिस, सेकेंड इज पायरुविक एसिड से एस्टाइल कोएंजाइम का बनना, दैट इज कॉल्ड एज लिंक रिएक्शन, आपने पढ़ा है। और तीसरा पार्ट होता बच्चों क्रेब साइकिल, और आप अच्छे से जानते हैं ये होता माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। एंड फोर्थ इज द प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एज ईटीएस। ये रेस्पिरेशन की बात है, लेकिन यहाँ फोटोसिंथेसिस की बात है। तो फोटोसिंथेसिस में बच्चों क्या होता है, एक होता है लाइट रिएक्शन और दूसरा होता है क्या होता है डार्क रिएक्शन। और आपको पता होगा ये भी सवाल कई बार पूछा गया है कि कौन सा रिएक्शन कहां होता है। तो लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन ग्रेना, डार्क रिएक्शन टेक्स प्लेस इन स्ट्रोमा। एक बात और याद रखिएगा, लाइट रिएक्शन में एटीपी का फॉर्मेशन होता है बच्चों, लाइट रिएक्शन में NADPH बनता है बच्चों, लाइट रिएक्शन में ऑक्सीजन का इवोल्यूशन होता है और डार्क रिएक्शन जो स्ट्रोमा में होता है यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है। एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन इज यूज्ड इन डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में जो ATP बनते हैं और जो NAD बनते हैं ये डार्क रिएक्शन में यूज होते हैं और इसीलिए बिना लाइट रिएक्शन के डार्क रिएक्शन संभव नहीं है। अब एक सवाल पूछा जाता है जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर है, फिर हम लोग लाइट रिएक्शन को
दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। द वन इज फोटो एक्ट 1 एंड सेकंड इज फोटो एक्ट 2। सो इन फोटो एक्ट 1 व्हाट हैपेंस, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सिंपली एटीपी मॉलिक्यूल एंड दैट इज आल्सो कॉल्ड एज साइक्लिक प्रोसेस। In photo act 2 there is formation of ATP molecule as well as there is formation of NADPH। अब ये हाइड्रोजन आएगा कहां से, तो इट इज ड्यू टू फोटोलिसिस ऑफ वाटर। और वाटर की फोटोलिसिस में आप जानते हैं कि यूज होता है क्लोराइड एंड मैग्नीज आयन। और ये भी सवाल कई बार पूछा गया है कि वेयर फोटोसिंथेसिस विल टेक प्लेस मोर प्रॉपर्ली, पॉन्ड वाटर और डिस्टिल वाटर। जवाब हम क्या देते हैं, पॉन्ड वाटर, क्योंकि आयंस भी प्रेजेंट होंगे और एट द सेम टाइम CO2 भी पाई जाएगी। सो क्वेश्चन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन इज 4। हम लोग चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑल्दो मच कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरीड इन द ब्लड, एट ब्लड डज नॉट बिकम एसिडिक, पेज नंबर 275 पे दिया है। इस क्वेश्चन को भी हमने एक्सप्लेन किया है और अब जानते हैं कि यहाँ पे बफरिंग मैकेनिज्म होगा। तो क्या होते हैं बफर सोल्यूशन, ऐसे सोल्यूशन जिसमें थोड़ी मात्रा में थोड़ा एसिड या थोड़ा बेस मिला दिया जाए तो उनके पीएच पे कोई फर्क नहीं पड़ता, या ऐसा सोल्यूशन जिसकी एसिडिटी और एल्कलिनिटी मेंटेन रहती है। तो ब्लड का पीएच मेंटेन रहता है किसकी वजह से, बफरिंग मैकेनिज्म से। कुछ नहीं सोचना है, बहुत क्विक करना आपको। जरा देखिए कोई बफर का ऑप्शन दिया है क्या, यस, थर्ड ऑप्शन इज गिवन। सो क्वेश्चन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन विल बी 3। चलते हैं हम लोग बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द साइंस ऑफ रियरिंग, फीडिंग, केयर, ब्रीडिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एनिमल इज कॉल्ड एज। देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे रियरिंग भी दिया है, यहाँ पे फीडिंग भी दिया है, यहाँ पे केयर भी दिया है, यहाँ पे ब्रीडिंग भी दिया है, रियरिंग भी दिया है, इसका यूटिलाइजेशन भी दिया है। अगर बेटा ये सारी चीजें आ जाएंगी एनसीईआरटी पेज नंबर 165 में, सेकेंड एनसीईआरटी में दिया है, तो ये हो जाएगा एनिमल हस्बेंड्री। और यहीं पर अगर हम इसको डिजीज को ट्रीट करने और डॉक्टर की बात करेंगे तो बच्चों क्या होगा, वेटरनरी साइंस। और अगर यही हम लोग पोल्ट्री के लिए करेंगे तो क्या होगा भाई, पोल्ट्री। और अगर यही हम लोग मिल्क के लिए स्टडी करेंगे तो क्या होगा बच्चों, डेयरी साइंस। तो यहाँ पर सारी चीजें ऐड कर दी हैं। हम ये कह सकते हैं कि एनिमल हस्बेंड्री के डिफरेंट पार्ट हो सकते हैं ये सब। सो क्वेश्चन नंबर 5 करेक्ट ऑप्शन विल बी 3। अब हम लोग बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। Which one of the following statement is correct regarding blood pressure? अब आप जानते हैं बच्चों ब्लड प्रेशर क्या है, हम लोगों के बॉडी में क्या है बच्चों, आप पेट्रोल पंप की तरह मान लीजिए हार्ट है। आप जानते हैं कि पेट्रोल की टंकी में पेट्रोल भरने से कोई फायदा नहीं जब पाइपलाइन ना हो स्कूटर और कार के इंजन तक पहुंचने के लिए। तो इसके लिए भगवान ने अरेंजमेंट किया ब्लड वेसल का। और बच्चों आप जानते हैं ये ब्लड वेसल दो तरीके के हैं, एक होता आर्टरीज, एक होता वेन। वैसे आर्टरीज वेन में बहुत सारे डिफरेंसेज आपको बताए जाते हैं, एक थिक होता है, एक थिन होता है, एक में प्योर ब्लड होता है, एक इम्प्योर ब्लड होता है, लेकिन थोड़े थोड़े इसमें एक्सेप्शंस आ जाते हैं। आर्टरीज और वेन को याद करने के लिए सबसे विदाउट एनी एक्सेप्शन याद रखिएगा ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब ए फॉर आर्टरी, ए फॉर वेन। जो ब्लड को हार्ट से दूर ले आएगा दैट इज आर्टरी, और जो ब्लड को कलेक्ट करके ले आएगा दैट इज वेन्स। अब अगर आर्टरीज से जाएगा ब्लड के पंपिंग के थ्रू जाएगा तो ब्लड पंप करेगा, तो जो ब्लड का फ्लो होगा फास्ट होगा, तो क्या होना चाहिए बच्चों, उसकी दीवार होनी चाहिए थिक और वेन्स की दीवार होनी चाहिए थिन। यहां पर क्वेश्चन है तो ब्लड प्रेशर नॉर्मली क्या होता है बच्चों 120/80, और ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं हम लोग स्फिग्नोमैनोमीटर से। इससे रिलेटेड साइंटिस्ट है स्टीफन हेल्स। तो यहां पर देख लेते हैं हम लोग क्या सवाल दिया है। जहां स्टेटमेंट हो वहां जरूर देखिए करेक्ट इनकरेक्ट। यहाँ करेक्ट पूछा है, जब भी पेपर करिए तो जरूर अंडरलाइन कर लीजिए करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। बहुत सवाल गलत होते हैं, हमने कई बार बताया बच्चों आपको। तो यहाँ पर 130/90 कंसीडर्ड हाई, रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट, तो क्या होता 120/80, इट इज नियर टू नॉर्मल ब्लड प्रेशर, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 100/55 देखिए बहुत लो ब्लड प्रेशर है, आइडियल तो हो ही नहीं सकता। कहां से आइडियल हो जाएगा भाई, अगर इतना ब्लड प्रेशर होगा तो क्या होगा, गस्त खा के आदमी गिर जाएगा। थर्ड इज 10/50, मेक वेरी एक्टिव, कोई सवाल ही नहीं है इतने लो ब्लड प्रेशर पे तो दिक्कत हो जाएगी। नाउ 190/110 मे हार्म वाइटल ऑर्गन्स। अब देखिए 120/80 से ये बहुत ज्यादा है तो ब्लड बहुत तेजी से फ्लो करेगा। आप जानते हैं किडनी ब्लड को फिल्टर करता है, और अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हुआ, बहुत प्रेशर से आएगा तो नेफ्रॉन की वाल डैमेज हो जाएंगी। और आप जानते हैं
अक्सर कहा जाता है मेरा ब्रेन हैमरेज हो जाएगा, ज्यादा हमें परेशान मत करो। क्यों ब्रेन हैमरेज हो जाएगा? पैर हैमरेज, पेट हैमरेज क्यों नहीं होता? क्योंकि बच्चों जो ब्रेन की ब्लड वेसल्स होती है वो बहुत पतली होती है। तो जब बहुत पतली है तो डायमीटर है नहीं, ब्लड अगर तेजी से फ्लो करेगा तो ब्रेन की ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाएंगे और ब्रेन हैमरेज हो जाएगा। तो यहां पर दिया है करेक्ट रिगार्डिंग ब्लड प्रेशर, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, 190/110 harm the vital organs like brain and kidney. So question number 6 correct option will be 4. Now we are moving towards the question number 7. बच्चों ये जेनेटिक्स का सवाल है, पेज नंबर 107 से ये सवाल दिया है और यहाँ पर पेयरिंग से है। यहाँ पर जब ये क्वेश्चन पूछा जाए तो एक चीज जरूर देखिएगा कि डीएनए पूछ रहे हैं कि आरएनए पूछ रहे हैं। अगर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए पूछेंगे तो अपोजिट बेस लगाएंगे, अगर आरएनए पूछेंगे तो आप जानते हैं आरएनए में क्या होता है बच्चों, टी की जगह यू। नाउ सी द क्वेश्चन, यहां पर बेस दिया जी सी ए टी जी। अब जी सी ए टी जी है और जरा देखिए क्या पूछा यहाँ पर, रेप्लिकेटेड कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। तो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड किसका पूछ रहे हैं? डीएनए का। तो डीएनए में क्या होगा, यू तो होगा नहीं। तो कॉम्प्लीमेंट्री में बेटा क्या होता है, कॉम्प्लीमेंटेशन जस्ट रिवर्स होगा। और आप जानते हैं ए पेयर करता है टी के साथ AT2 डबल बॉन्ड से, जी पेयर करता है सी के साथ ट्रिपल बॉन्ड से। तो यहां पर जो भी बेस दिया है बच्चों इसका आप रिवर्स कर देंगे। यहां पे क्या दिया है, जी से दिया है, तो देखिए किस ऑप्शन में सी है। बिल्कुल देखिए आपको जी की जगह देखिए यहाँ पे सी मिल गया और बच्चों यहाँ पर सी की जगह जी मिल गया और यहाँ पर देखिए ए की जगह यहाँ पे टी मिल गया और यहाँ पर देखिए टी की जगह ए मिल गया, यस, और यहाँ पर जी की जगह सी मिल गया। सो करेक्ट ऑप्शन इज 2। एक बात और है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। कई बार हमने 35 ईयर से क्वेश्चन पेपर के टच में है, तो कई बार हमने देखा कि उन्होंने बेसिस दे दिए और उसके बाद पूछा किसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में जितना ज्यादा बॉन्ड होगा उतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी उसको तोड़ने में। तो जब डीएनए का स्ट्रैंड दिया हो तो वो देखिएगा किसमें ज्यादा सी और जी बेस दिए हैं। तो ग्रेटर द सी एंड जी बेस इन द डीएनए कंपेयर करिएगा एंड ग्रेटर विल बी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन। बच्चे जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर से परेशान हो जाते हैं जबकि क्वेश्चन बहुत आसान होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 करेक्ट ऑप्शन इज बी। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। कॉलर सेल, स्पंजोसील। आप जानते हैं बच्चों स्पंज मेंबर होते हैं पोरीफेरा के और इसको बोलते हैं लार्वा इज मोबाइल बट एडल्ट इज फिक्स। और कैसा होता है, डिप्लोब्लास्टिक। और जो स्पंजेस होते हैं वो फ्रेश वाटर मेरीन दोनों होते हैं। कौन सा फाइलम केवल मेरीन होता है, दैट इज इकाइनोडर्मेटा। तो जो अंदर की कैविटी है उसको बोलते हैं स्पंजोसील। बाहर होता है क्या बच्चों, होता है आस्टिया, और आस्टिया से पानी आता है स्पंजोसील में और आस्फलम से बाहर निकल जाता है। कई बार सवाल पूछा गया क्या होगा अगर आस्टिया पे वैक्स लगा दे, पानी अंदर नहीं आएगा, फूड अंदर नहीं आएगा, ऑक्सीजन अंदर नहीं आएगी, डेथ हो जाएगा। कई बार पूछते हैं क्या होगा क्वानोसाइट सेल को हटा दे, तो क्वानोसाइट सेल को हटाएंगे तो क्या होगा, फूड कैप्चर नहीं कर पाएगा तो भी डेथ हो जाएगी। तो अंदर जो बच्चों स्पंजोसील है उसमें क्वानोसाइट सेल होती है जिनको कॉलर फ्लैजिलेटेड सेल भी बोलते हैं। इनका काम क्या होता है, ये फूड को कैप्चर करते हैं और एट द सेम टाइम ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं, मेल गैमीट को भी कैप्चर करके ओवम तक पहुंचाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको पोरीफेरा के नाम याद रखना होगा। देखिए जेलीफिश किसका है बच्चों, सिलेंड्रेटा का है, और टीनिया किसका है, प्लेटियलमेंथिस का है, और पाइला किसका है बच्चों, मोलस्का का है। तो हमें पोरीफेरा का मेंबर देखना है, दैट इज साइकॉन। सो करेक्ट ऑप्शन इज 2 और ये सवाल भी एनसीईआरटी 1 पेज नंबर 50 पे दिया है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है showing the correct sequence of events occurring during polymerase chain reaction। तो बेटा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज पीसीआर, और आप जानते हैं कि पीसीआर हम लोग कब करते हैं, जब हमें जो डीएनए मिलता है उसको एम्पलीफाई करना हो। आपके पेज नंबर 202 में दिया है जो डिफरेंट स्टेप्स हैं। पहला स्टेप होगा डीनेचुरेशन, जो भी डीएनए है उसको हम लोग डीनेचर करेंगे। इसके बाद बच्चों हम लोग क्या करते हैं, प्राइमर लगाएंगे, और प्राइमर यहां पर होता है शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ डीएनए, और इसके बाद इसको अटैच करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज एनिलिंग, एंड फोर्थ उसके बाद वो एक्सपैंड होगा, दैट इज कॉल्ड एज एक्सटेंशन। सो फर्स्ट इज डीनेचुरेशन, सेकंड इज प्राइमर, थर्ड इज एनिलिंग, एंड फोर्थ इज एक्सटेंशन। सो क्वेश्चन नंबर 9 करेक्ट ऑप्शन इज 3।
नाउ क्वेश्चन नंबर 10, which of the following reaction of glycolysis molecule water is removed from substrate? आप बच्चों जानते हो ग्लाइकोलिसिस एक ऐसा रिएक्शन है जो साइटोप्लाज्म में होता है। एक ऐसा रिएक्शन है जिसको 3 वैज्ञानिकों ने खोजा था, एमडेन, मेहरा, फ्रांस। एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें 2 एटीपी यूज होते हैं। एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें 4 एटीपी बनते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें 2 एनएडी बनते हैं और एक एनएडी से 3 एटीपी बनते हैं। तो टोटल एटीपी कितने हो गए ग्लाइकोलिसिस में? 2 एनएडी से 6 एटीपी, 4 एटीपी डायरेक्ट 10 और 2 एटीपी यूज हो गए। और ग्लाइकोलिसिस के एंड में बनता है पायरुविक एसिड। ये भी याद रखिएगा कि ग्लाइकोलिसिस इज कॉमन रिएक्शन बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। देयर इज नो यूज ऑफ ऑक्सीजन, देयर इज नो रिलीज ऑफ CO2। अब यहां पर क्वेश्चन दिया है, ये 10 स्टेप याद कर लीजिएगा। यहां पर दिया है कि वाटर का रिमूवल कहां पर होता है। तो आप जरा देखिएगा, जब 2-फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होता है फास्फोइनोल पायरुविक एसिड में, एंजाइम यहां पर लगता है इनोलेज, ये रिएक्शन होता है इनोलेशन और यहां पर होता है लॉस ऑफ वाटर। सो क्वेश्चन नंबर 10 करेक्ट ऑप्शन इज 4। तो हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, और ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी पेज नंबर 103 से। आपने इपिथेलियल टिश्यू पढ़ा होगा। इपिथेलियल टिश्यू में सेल आपस में कैसे जुड़ते हैं। अगर ये बहुत टाइटली जुड़ेंगे तो इनको टाइट जंक्शन बोलेंगे, और इस जंक्शन से कोई भी सब्सटेंस पास नहीं होगा। एडहरिंग जंक्शन आपने देखा कि 2 डिफरेंट सेल या टिश्यू को आपस में जोड़ेंगे, ये नाम आता है अधेशन से, आपने कोहेशन अधेशन पढ़ा होगा। और इसी तरह से जो गैप जंक्शन है उनके बीच में गैप होगा और यहां से कुछ सब्सटेंस लीक करेंगे। और आप जानते हैं दीज आर द पार्ट ऑफ इपिथेलियल टिश्यू। और टर्म इपिथेलियम बेटा सबसे पहले किसने यूज किया था? रेयूस ने यूज किया था। सो मस्कुलर टिश्यू इज इनकरेक्ट, कनेक्टिव टिश्यू इज इनकरेक्ट, epithelial tissue is correct and neural tissue is also incorrect. So question number 11 correct option will be 3 and that is epithelial tissue. Question number 12, which one of the following is not included under in situ conservation? ये NCERT 2 से बच्चों सवाल है और ये है पेज नंबर 267 पे। आप जानते हैं कंजर्वेशन में हम लोग क्या करते हैं, बायोलॉजिकल स्पीसीज को कंजर्व करते हैं, और ये कंजर्वेशन होता है 2 तरीके का, इन सीटू एंड एक्स सीटू। इन सीटू में जो चीज जहां है उसको वहीं पे कंजर्व करेंगे और एक सीटू में कहीं और कंजर्व करते हैं। तो इन सीटू में जहां वो पैदा हुआ अगर वहीं कंजर्व करोगे, आपको सबसे आराम कहां मिलता है? मम्मी की गोद में। तो आपको वो सारी इन्वायरमेंटल कंडीशंस मिल जाती हैं जो आपको चाहिए होती हैं। तो पहली बात तो याद रखिएगा, इन सीटू कंजर्वेशन इजियर है और एक सीटू कंजर्वेशन टफ है। इन सीटू कंजर्वेशन में वही इन्वायरमेंट होता है और एक सीटू कंजर्वेशन में हमें बाहर से इन्वायरमेंट देना पड़ता है। अब यहां पर जहां भी स्टेटमेंट का सवाल आ जाए वहां पे जरूर देखिएगा, यहां पे क्या दिया? नॉट। ये सवाल गलत हो जाता है, नॉट इंक्लूडेड अंडर इन सीटू। इसका मतलब क्या पूछ रहे हैं? एक्स सीटू कंजर्वेशन। तो आप जानते हैं बायोस्फीयर रिजर्व इन सीटू है, नेशनल पार्क इन सीटू है, सेंचुरी भी इन सीटू है, लेकिन जो बोटेनिकल गार्डन है वहां पर हम बाहर से भी कुछ प्लांट ले आकर लगाते हैं, एंड दैट इज व्हाई इट इज नॉट इन सीटू, इट इज कंसीडर्ड एज द एक्स सीटू कंजर्वेशन। सो क्वेश्चन नंबर 12 करेक्ट ऑप्शन इज 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, ये हमने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। ये क्वेश्चन है आपका आउट ऑफ एनसीईआरटी, पुरानी एनसीईआरटी में था, और यहां पर सवाल दिया ए न्यू क्रॉप दैट इज द सोर्स ऑफ हाई परफॉर्मेंस ऑफ लुब्रिकेंट। बेटा ये दिया है सिमेंडेसिया चाइनेंसिस जोजोबा, इसको हम लोग पेंट, वार्निश और लुब्रिकेंट की तरह भी इसके प्रोडक्ट को यूज करते हैं। पार्थेनियम आपकी बुक में दिया है। पार्थेनियम आप जानते हैं कांग्रेस कैरेट ग्रास, और ये पालन एलर्जी काज करता है। और सोकोकार्पस टेट्रागोनोलोगस, इसको हम लोग यूज करते हैं कहां पर? इनको हम लोग सोयाबीन की तरह यूज करते हैं, ये भी फैमिली लेग्यूमिनेसी का मेंबर है। और जो आपका ल्यूकीनिया है इसको हम लोग यूज करते हैं फाडर की तरह। तो यहां पर लुब्रिकेंट दिया है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 13 करेक्ट ऑप्शन विल बी 1। बेटा क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। द टर्म टेस्ट ट्यूब बेबी इंप्लाइज दैट।
तो बेटा टेस्ट ट्यूब बेबी में हम लोग क्या करते हैं कि फर्टिलाइजेशन जो होता है ये होता है टेस्ट ट्यूब के अंदर, और अगर कोई चीज बॉडी से बाहर होगी तो इन विट्रो बोलेंगे, और बॉडी के अंदर होगा तो इन वाइवो बोलेंगे। अब हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी का फॉर्मेशन करते क्यों है? या तो फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में वो आइडियल कंडीशन ना हो जहां पे जाइगोट बन सके, या तो मेल और फीमेल पार्टनर में कोई डिफेक्ट हो, वायबल स्पर्म ओवम ना बन पाए, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग डोनर से स्पर्म ओवम को लेके टेस्ट ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन कराते हैं। लेकिन डेवलपमेंट कहां पर होता है? इनसाइड द बॉडी, एंड दैट इज इन वाइवो। तो देख लेते हैं कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें दिया है फर्टिलाइजेशन इन विट्रो एंड डेवलपमेंट इन वाइवो और फर्टिलाइजेशन इनसाइड द टेस्ट ट्यूब। तो पहले में बच्चों दिया है फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम टेक्स प्लेस इन द यूटेरस, देखिए गलत हो गया क्योंकि टेस्ट ट्यूब में होता है। दूसरा है फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम टेक्स प्लेस इन द टेस्ट ट्यूब एंड डेवलपमेंट इन द टेस्ट ट्यूब, नहीं, डेवलपमेंट होगा बॉडी के अंदर। और थर्ड ऑप्शन देखिए फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम टेक्स प्लेस इन द टेस्ट ट्यूब, बिल्कुल सही है, टेस्ट ट्यूब में, दैट इज इन विट्रो, एंड डेवलप इनसाइड द यूटेरस, बॉडी के अंदर, दैट इज इन वाइवो। तो टेस्ट ट्यूब बेबी में फर्टिलाइजेशन कराते हैं टेस्ट ट्यूब में, डेवलपमेंट कराते हैं बॉडी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 15 विद रिस्पेक्ट टू सोडियम पोटेशियम पंप, व्हाट चेंज विल ऑब्जर्व व्हेन मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी इज यूज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो बच्चों आप जानते हैं कि जो न्यूरॉन है वो पोलर मेम्ब्रेन है, और पोलर में क्या होता है, आपने पोलर कंपाउंड पढ़ा होगा HCl, डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा निगेटिव चार्ज होता है। यहां पर रेस्टिंग स्टेज में -70 मिलीवोल्ट का निगेटिव चार्ज होता है एक्सान के नीचे, और नीचे एक्सान के नीचे पोटेशियम की कंसंट्रेशन 30 टाइम्स ज्यादा होती है, और ऊपर सोडियम की कंसंट्रेशन 10 टाइम्स ज्यादा होती है। अब अगर हम लोग केवल सोडियम पोटेशियम को देखेंगे तो यहाँ तो पोटेशियम 30 टाइम्स ज्यादा है, दोनों मोनोवैलेंट है, यहाँ सोडियम केवल 10 टाइम्स ज्यादा है, तो कायदे से यहाँ पे कैसा चार्ज होना चाहिए? पॉजिटिव। लेकिन फिर भी यहाँ पे निगेटिव चार्ज होता है। ये निगेटिव चार्ज क्यों होता है? क्योंकि ये सेल का प्रोटोप्लाज्म है, इसमें बहुत सारे प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं जो निगेटिवली चार्ज होते हैं। अब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से क्या होना चाहिए बच्चों? सोडियम मॉलिक्यूल को नीचे आना चाहिए और पोटेशियम को ऊपर जाना चाहिए, लेकिन इनको रोका जाता है सोडियम पोटेशियम पंप के द्वारा, सोडियम पोटेशियम पंप ATP। तो यहां पर आपने अपनी बुक में पढ़ा होगा कि 3 सोडियम आयंस आर पम्प्ड आउट एंड 2 पोटेशियम आयन आर टेकन इनसाइड। सो द क्वेश्चन नंबर 15 करेक्ट ऑप्शन इज 1। Now question number 16. Which of the following soil bacterium produce protein chemical that is toxic to insect pest? ये बायोटेक्नोलॉजी का सवाल है, और यहाँ पर ये है पेज नंबर 208 में। यहाँ पर दिया है टॉक्सिक टू इंसेक्ट पेस्ट। आप जानते हैं बच्चों कि कॉटन के ऊपर वर्म का इन्फेक्शन होता है, कॉटन क्रॉप खत्म हो रही थी, और जो फार्मर पेस्टिसाइड यूज कर रहे थे उसमें उनको ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता था, तो फार्मर्स को कॉटन ग्रो कराने से कोई फायदा नहीं होता था, और इसीलिए एक बीटी कॉटन बनाया गया जिसमें बेसिलस थ्रूजेंसिस के जीन डाले गए, और उसके बाद जब इंसेक्ट उसको खाता था तो उसकी डेथ हो जाती थी। एल्कलाइन मीडियम में जाके आपने पूरा इसको डिटेल में पढ़ा है। तो ये तो सही है कि बेसिलस थ्रूजेंसिस हो गया। अब ये प्रोटोबैक्टीरिया क्या है? प्रोटियोबैक्टीरिया, ये बेटा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। स्पाइरोकीट क्या है? ये स्पाइरल बैक्टीरिया होते हैं, और कुछ ये स्पाइरोकीट डिमेंशिया काज करते हैं जिसमें हमारी याददाश्त भूल जाती है। और ट्राइकोडर्मा के बारे में आपने पढ़ा होगा, ये एक तरह का फंगस है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 16 करेक्ट ऑप्शन विल बी सेकेंड, दैट इज बेसिलस थ्रूजेंसिस। बच्चों हम लोग 17 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे सार्कोमियर के बारे में दिया है, और एक फार्मूला याद रखिएगा ADHILZ। A बैंड, डार्क बैंड, H लाइन, I बैंड, लाइट बैंड, Z लाइन। और अगर हम लोग एक सार्कोमियर की पूरी डिस्टेंस देखेंगे, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 जेड लाइन। 2 जेड लाइन के बीच की जो डिस्टेंस है ये 1 सार्कोमियर है। और इसमें होगा क्या, ये देखिए ए बैंड, डार्क बैंड, ए बैंड, ये डार्क होता है,
ये डिवाइड होता है एच लाइन से, और जो आई बैंड होता है ये डिवाइड होता है जेड लाइन से। तो एक सार्कोमियर में क्या होता है, 1/2 आई बैंड होता है, 1/2 आई बैंड होता है, मतलब 1/2 आई बैंड, 1 कंप्लीट ए बैंड एंड 1/2 आई बैंड। तो न्यूमेरिकल तो ये है, न्यूमेरिकली देखेंगे तो एक सार्कोमियर में जो उसकी लेंथ होगी, एक ए बैंड होगा एक आई बैंड होगा, लेकिन 2 आई बैंड होंगे एक ए बैंड होगा। और मसल कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा, आई बैंड ए बैंड पे स्लाइड करेगा। कैसे याद रखेंगे, देखो जरा, ए आई कौन मोटा है, ए कौन पतला है, आई तो कौन तेजी से चलेगा, जो पतला होगा जिसका वेट कम होगा, तो आई बैंड चलता है ए पर। तो एक सवाल पूछा जाता है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एनी इकोसिस्टम इज सन। वैसे ही याद रखिएगा, अल्टीमेट यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन इज सार्कोमियर एंड दिस सार्कोमियर कंसिस्ट ऑफ, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 जेड लाइन, इट कंसिस्ट ऑफ 1 कंप्लीट ए बैंड, 1/2 आई बैंड एंड 1/2 आई बैंड. So in this way, question number 17, correct option will be 4. Site of DNA production in the body, ADA production. ADA आप जानते हैं, ये आपकी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का सवाल है और इम्यूनिटी के लिए है. इम्यूनिटी में क्या होता है जरा सा देखो. एक होता ससेप्टिबिलिटी जिसमें होता है 0% रेजिस्टेंस होता 1 to 99%. और अगर यही रेजिस्टेंस 100% होगा तो बॉडी हो जाएगी इम्यून. और अगर हमारी बॉडी किसी बीमारी के लिए इम्यून है तो किसी भी कंडीशन में ये बीमारी हमको नहीं होगी. अगर इम्यूनिटी की बात करें तो बीमारी किससे होती है बच्चों? एंटीजन से. और एंटीजन के लिए क्या होगा, क्या मारेगा इसको? एंटीबॉडी. और ये जो एंटीबॉडी है बेटा, ये एंटीबॉडी कौन बनाएंगे? लिम्फोसाइट. और लिम्फोसाइट कहां बनेंगे बच्चों? लिम्फोइड ऑर्गन में. और कौन कौन से प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन? बोन मैरो एंड थाइमस. उसके बाद बहुत सारे जैसे स्प्लीन है, माल्ट है, दे आर सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन. तो यहां पर इम्यूनिटी की बात होगी तो लिम्फोसाइट की बात करेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 18 करेक्ट ऑप्शन विल बी 2. अब हम लोग बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ. Which of the following can utilize molecular nitrogen as nutrient? आप बच्चों जानते हैं कि बिना प्रोटीन के लाइफ संभव नहीं है और प्रोटीन नहीं संभव बिना एमिनो एसिड के, और एमिनो एसिड नहीं बनेगा बिना नाइट्रोजन के. और चूंकि प्रोटीन इतना इंपॉर्टेंट है इसीलिए शायद नेचर ने करीब करीब मोर देन 75% नाइट्रोजन दिया एयर में. लेकिन है क्या, इस एयर को, इस नाइट्रोजन को पौधा डायरेक्टली यूज नहीं कर पाता. पौधा नाइट्रोजन यूज करता है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट. तो सबसे खास बात है कि कुछ ऐसे पौधे हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो डायरेक्ट नाइट्रोजन को लेकर उसको नाइट्रेट में बदल लेते हैं. उनमें ये कैपेसिटी होती है. ऐसा आपके पास एक केस है ब्लू ग्रीन एल्गी जिसमें होता है हेट्रोसिस्ट, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेकर नाइट्रेट में बदलता है. और इसीलिए तो ब्लू ग्रीन एल्गी का सिम्बियोटिक एसोसिएशन बहुत ज्यादा है. आप ब्रायोफाइटा में आपको पता है एंथोसिरास में है, टेरिडोफाइटा में एजोला में है, और साइकस में कहां पर है? कोरोलॉइड रूट में. इसी तरह से कुछ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी हैं, जैसे एजाइटोबैक्टर है, ऑब्लिगेट एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सर, क्लोस्ट्रीडियम है, ऑब्लिगेट एनारोबिक नाइट्रोजन फिक्सर. इसी तरह से बेटा राइजोबियम जो होता है लेग्यूमिनस रूट में, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है. तो यहां पर देखिए, यस करेक्ट ऑप्शन इज राइजोबियम, और ये होता है सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन. सो 19 करेक्ट ऑप्शन इज 1. Now come to the question number 20. Tobacco and petunia belongs to family. और अभी हमने आपको एक निमोनिक्स का वीडियो बनाया और हमने कहा कि किसी न किसी रूप में ये सवाल पूछा जाता है. कभी वो प्लांट का नाम दे देते हैं, कभी फैमिली का नाम दे देते हैं. तो अगर प्लांट को आपको याद नहीं होगा तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाता है बच्चों. तो यहाँ पर दिया है टोबैको एंड पिटूनिया. फर्स्ट इज पोएसी. आप जानते हैं पोएसी इज न्यू नेम फॉर फैमिली ग्रेविनी. फैबेसी आप जानते हैं लेगुमिनेसी का मेंबर है. सोलेनेसी आप अच्छे से जानते हैं कि इसमें सोलेन प्लेसेंटा है, ये सब बैगन टमाटर आएंगे. ब्रेसिकेसी में आप जानते हैं मटर आता है, और ब्रेसिकेसी का पुराना नाम था क्रूसीफेरी. तो ये 4 फैमिली है. 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 4 फै
तो यहां पर मैंने एक फार्मूला आपको बताया था, पी स्क्वायर टी स्क्वायर बी स्क्वायर ए सी। पी स्क्वायर, पी फॉर पोटैटो, पी फॉर पिटूनिया, टी फॉर टोबैको, टी फॉर टोमेटो, बी फॉर बेलाडोना, बी फॉर बेलाडोना, ए फॉर अश्वगंधा एंड सी फॉर चिली। सो दीज आर द मेंबर ऑफ सोलेनेसी। यहां पर दिया टोबैको एंड पिटूनिया, देखिए यहां पर आ गया टोबैको, यहां पर आ गया पिटूनिया। आपने इस हमारे फार्मूले से बहुत अच्छे सवाल सही कर लिया। सो टोबैको एंड पिटूनिया बिलोंग्स टू फैमिली सोलेनेसी। क्वेश्चन नंबर 21। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में देखते हैं क्या लिखा है। पूछा है इन लाइकेंस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिलोंग्स टू। लाइकेंस में कौन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है? तो पहले हमें लाइकेन के बारे में जानना पड़ेगा बच्चों। अगर लाइकेन के बारे में हम लोग देखते हैं तो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। एल्गी को हम लोग बोलते थे फाइकोबियन और फंजाई को हम लोग बोलते हैं माइकोबियन। सिम्बायोटिक एसोसिएशन है तो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? पूरक होंगे। कुछ काम एक पार्टनर करेगा तो कुछ काम दूसरा पार्टनर करेगा। पति पत्नी का रिलेशन जैसा होता है। पति का काम क्या होता है? बाहर से सामान लाना खाना बनाने के लिए, जैसे कि पानी लाना, न्यूट्रिशन लाना, साथ ही साथ घर भी देता है। तो फंजाई प्रोवाइड करता है शेल्टर और आपको प्रोवाइड करता है वाटर एंड मिनरल्स। एल्गी पत्नी काम क्या करती? खाना बनाती है। एल्गी के पास क्लोरोफिल पाया जाता है तो एल्गी क्या करेगी? प्रिपेयर करेगी फूड। साथ ही साथ हमें एक एडिशनल पॉइंट मिल रहा है यहाँ पे कि जो फंजाई है वही क्या करता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। पेज नंबर 21 पे हम लोग एनसीईआरटी 1 पे ये दिया हुआ है। तो फंजाई क्या करता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। तो अगर हम देखें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1A। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। काउपर्स ग्लैंड आर रिमूव्ड इट विल इफेक्ट। अगर काउपर्स ग्लैंड को मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पार्ट है, अगर उसको रिमूव कर दें तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा? तो हमें पता है कि जो काउपर्स ग्लैंड होता है इंफीरियर टू प्रोस्टेट ग्लैंड है। जो प्रोस्टेट ग्लैंड उसके नीचे पाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये दो, काउपर्स ग्लैंड से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका जो सेक्रेशन होता है वो होता है एल्कलाइन। इसका जो सेक्रेशन होता है वो होता है बच्चों एल्कलाइन। साथ ही साथ इसका जो काम होता है ल्यूब्रिकेशन का भी काम करता है। अगर एल्कलाइन सेक्रेशन है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं किसी के मीडियम को, जो एसिडिक मीडियम होगा उसको क्या करेगा? न्यूट्रलाइज करेगा। अगर हम देखें तो हमारे जो यूरेथ्रा है उसके थ्रू जो हमारा यूरिन जाता है उसका पीएच होता है 5.8 to 6, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 6। पीएच 6 है तो हम क्या मानेंगे? उसको एसिडिक है। अगर एसिडिक है तो स्पर्म जाएगा तो नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए अगर हमको क्या करना पड़ेगा? उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। न्यूट्रलाइज करने का काम कौन करेगा? आपका काउपर्स ग्लैंड। अगर इसको रिमूव कर दिए तो एल्कलाइन मीडियम नहीं मिलेगा, तो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन में देखते हैं क्या है। इरेक्शन ऑफ पेनिस, नहीं, कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। इरेक्शन ऑफ पेनिस के लिए आपको एक हार्मोन का इस्तेमाल होता है एनो। स्पर्म्स यानी स्पर्म को जो आपका यूरेथ्रा के थ्रू जाएगा उसको क्या करेगा? ये इफेक्ट करेगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 का बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। इन टेरिडोफाइट्स मियोसिस अकर्स। तो मियोसिस के नाम से जब भी क्वेश्चन आता है बड़ा कंफ्यूजन होता है कि किसमें जाइगोटिक मियोसिस है, किसमें स्पोरिक मियोसिस है, कि किसमें गैमेटिक मियोसिस है। तो हमें अगर पता हो जो जैसा है वैसा बनाना है तो माइटोसिस, जो जैसा है उसका आधा बनाना हो तो मियोसिस। तो हमें अगर डिप्लॉइड याद हो कि डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बन रहा है तो मियोसिस, अगर डिप्लॉइड से डिप्लॉइड बन रहा है तो माइटोसिस। तो हमने देखे तो कौन सा हैप्लॉइड है? डिप्लॉइड। एग क्या होगा? हैप्लॉइड। जाइगोट क्या होगा? डिप्लॉइड। एंथेरोजॉइड आपके गैमीट हैं, हैप्लॉइड टाइप के नेचर के। स्पोर मदर सेल, मम्मी है, स्पोर बनाएंगी। स्पोर हमेशा क्या होते हैं? हैप्लॉइड। तो ये कैसे हो जाएंगे आपके? डिप्लॉइड। अब हम लोग देखते हैं कि मियोसिस टेरिडोफाइटा में कब होता होगा। तो हमें पता है कि टेरिडोफाइटा जो होते हैं उसकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है? स्पोरोफिटिक होती है। स्पोरोफिटिक है तो मेन प्लांट बॉडी में जो स्पोर मदर सेल होंगे उसमें जो मियोसिस होगा, उसमें जो होगा मियोसिस होगा। इस मियोसिस से आपके स्पोर्स बनेंगे जो आपके क्या होंगे बेटा? हैप्लॉइड होंगे। यही स्पोर जर्मिनेट करके इनकॉन्स्पिकुअस बॉडी बनाएगी जिसको बोलते हैं प्रोथैलस, यानी कि गैमेटोफाइट बोलते हैं। स्पोर जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट बनाता है।
तो यहाँ पे क्या बन रहा है, स्पोर मदर सेल में क्या हो रहा है, मियोसिस हो रही है। अगर हम देखें तो यहाँ पे सब एन है, जायगोट में नहीं होता क्योंकि जायगोट डेवलप करके स्पोरोफाइट बनाता है तो माइटोटिक डिवीजन करेगा। ध्यान रखिएगा, एल्गी में, फंजाई में, जायगोट में ही मियोसिस हो जाता था, इसलिए हम लोग क्या बोलते थे, जायगोटिक मियोसिस। तो कंफ्यूज मत करिएगा, जो जैसा है उसका आधा बनाना है तो मियोसिस, जो जैसा है वैसा बनाना है तो माइटोसिस। 2n से हाफ स्पोर n बनाना तो मियोसिस किसमें हो जाएगा आपका, स्पोर मदर सेल। करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 का डी। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 24। इसमें पूछा विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज रॉन्गली मैच्ड। तो जब भी क्वेश्चन में देखिए रॉन्गली मैच्ड, इनकरेक्ट, करेक्ट, एक्सेप्ट, कभी कभी होता है कि पूछ लेता है एक्सेप्ट, ये सबको तुरंत अंडरलाइन कर लीजिए, क्वेश्चन सबसे ज्यादा गलत यहीं से होते हैं। तो चलिए देखते हैं रॉन्गली मैच क्या होगा। ईस्ट, इथेनॉल, जाहिर सी बात है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, आपका क्या प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल, ये तो सही है, रॉन्गली पूछा हुआ है। स्ट्रेप्टोमाइसिड्स एंटीबायोटिक, सही है। कॉलीफॉर्म विनेगर, नहीं, विनेगर बनने के लिए हमें यूज होता है यहाँ पे एसिटोबैक्टर, एसिटाई, ये यूज करते हैं विनेगर बनाने के लिए। तो कॉलीफॉर्म से विनेगर नहीं बनता तो गलत हो जाएगा। मिथेनोजेंस आपको पता है गोबर गैस में इस्तेमाल किया जाता है, तो अगर हम देखें रॉन्गली मैच्ड हो जाएगा कॉलीफॉर्म विद विनेगर्स। क्वेश्चन नंबर ये जो आपका 24 है, पेज नंबर एनसीईआरटी के 183 पे दिया हुआ है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, कॉलीफॉर्म विनेगर नहीं बनाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। पूछा है, एक डायग्राम दिया हुआ है माइक्रोस्पोरेंजियम का और लेबलिंग दिया हुआ है, पूछा है कि कौन कौन सी लेबलिंग सही है। तो जैसे ही माइक्रोस्पोरेंजियम का डायग्राम मिले, एक फार्मूला याद कर लीजिए, ई स्क्वायर एम टी। क्या याद करेंगे, ई स्क्वायर एम टी। ई आउटर मोस्ट एपिडर्मिस, सेकेंड ई इंडोथीसियम, एम फॉर मिडिल यानी कि मल्टीलेयर्ड होगी, एम फॉर मेनी, एम फॉर मल्टीलेयर्ड, मिडिल लेयर, और अंदर की सबसे होगी टैपिटम। टैपिटम नरिशमेंट का काम करती है, बाकी आपकी ई स्क्वायर एम का काम होता है प्रोटेक्शन और डेहिसेंस ऑफ एंथर। चलिए लेबलिंग पे देखते हैं। लेबलिंग में अगर हम बात करते हैं तो हमें दिख रहा है यहाँ पे सबसे आउटर मोस्ट पी, ए हो जाएगा एपिडर्मिस, उसके जस्ट इनसाइड क्यू है, वो हो जाएगा आपका इंडोथीसियम, और मल्टी लेयर्ड हो जाएगा आर, वो हो जाएगा आपका मेनी लेयर्ड यानी मिडिल लेयर, और अंदर इसके आना चाहिए टैप्टम, लेकिन लेबलिंग टैप्टम की नहीं की। देखिए बहुत अंदर से लेबलिंग की है, ध्यान से दीजिएगा। तो अगर बहुत अंदर से किया होगा तो क्या होगा, स्पोरोजिनस सेल का मास होगा जो क्या कहलाता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो यानी जो लास्ट वाली लेबलिंग ऐसे हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, माइक्रोस्पोर मदर सेल। अगर हम देखें एनसीईआरटी में तो ई पी हो जाएगा आपका एपिडर्मिस, तो हमको अगर मिलता है तो आपको पहला ए बी मिल रहा है एपिडर्मिस, आपका क्यू हो गया इंडोथीसियम, आपका आर हो गया मिडिल लेयर, और एस हो गया माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोडक्ट ऑफ द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो आपको याद होगा कि जो फोटोसिंथेसिस होता है दो फेज में होता है, एक लाइट रिएक्शन होती है और एक होती है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन जो होती है उसमें आपका जो प्रोडक्ट याद रख लीजिएगा, एक होता है एटीपी बनता है और क्या बनता है NADPH2 बनते हैं। क्या क्या बनता है, एटीपी बनता है और NADPH2 बनता है। यही लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज या सुक्रोज, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ शुगर, एटीपी NADPH2 का इस्तेमाल करके। तो अगर सीधी साइकिल की बात करते हैं तो सीधी साइकिल में पहला होता था कार्बोक्सिलेशन, दूसरा होता है रिडक्शन, और तीसरा होता है रीजनरेशन। RUBP से मिलता है CO2 तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलेशन। जब आपका ये जो PGA कहते हैं BPGA, जो फास्फोग्लिसरिक एसिड बदल जाए PGL में, फास्फोग्लिसरल्डिहाइड में, रिडक्शन फेज वाले में, तो वो क्या कहलाता था आपका रिडक्शन फेज। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे डार्क रिएक्शन में कौन सा प्रोडक्ट इन्वॉल्व होगा, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका फास्फोग्लिसरल्डिहाइड, या हम लोग शॉर्ट फॉर्म में PGAL भी कहते हैं। तो C3 में कौन कौन सा होता है, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और साथ ही साथ रीजनरेशन। पायरुविक एसिड आपको वेल नोन पता होगा ग्लाइकोलिसिस में बनता है।
पायरुविक एसिड आपका ग्लाइकोलिसिस का जब लास्ट में आएगा तो क्या बनेगा आपका पायरुविक एसिड। फिर वो आपका एसिटिक को एंजाइम बनाएगा लिंक रिएक्शन में ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, उसके बाद क्रेब्स साइकिल और ETS। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 26 का डी। आइए क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड अकर्स ड्यूरिंग बोल्टिंग। तो जैसे ही बोल्टिंग वर्ड आ जाए तो एक वर्ड आना चाहिए इंटरनोडल इलॉन्गेशन। क्या वर्ड आना चाहिए? इंटरनोडल इलॉन्गेशन। तो इलॉन्गेशन हो रहा है तो इसका मतलब इंटरनोड बहुत पास पास रहे होंगे, बहुत पास पास रहे होंगे। तो कहने का मतलब हो जाएगा कि ये जो आप ऑप्शन भी दिख रहा है इलॉन्गेशन ऑफ इंटरनोड्स। तो बोल्टिंग में किसका इंटरनोडल इलॉन्गेशन, कौन सी हैबिट होती होगी जिसका इंटरनोडल इलॉन्गेशन होता होगा? तो प्लांट में दो प्रकार के हैबिट होते हैं, एक वाइन हैबिट होती है और एक रोजेट हैबिट होती है। वाइन हैबिट में मान लीजिए जैसे बनाते हैं तो लड़ी, जैसे लड़ी होती है कुछ वैसा होता है। तो उसमें क्या होता है, एक नोड दूसरा नोड तीसरा नोड आपस में काफी डिस्टेंस पे होते हैं। लेकिन अगर इसको हम ऐसे दबा दें, एक जगह ना दें, तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि रोजेट फॉर्म की एक ही जगह से मान लीजिए ऐसे लीफ निकलने लगे तो आपको लगेगा कि लीफ जहां से निकल रहा वहां तो वो तो नोड है, लेकिन इतना पास पास निकल रहा था। इसका मतलब ये हो गया कि ये क्या हो गया कि इंटर नोड काफी क्लोज हो गए हैं। अगर इसको हमको इलांगेट करना होगा तो हमें क्या बोलेंगे, इंटरनोडल इलांगेशन कहेंगे। और इसके लिए जो यूज किया जाता है आपका प्लांट में हार्मोन, उसका नाम है जिबरेलिन्स। ये भी याद रख सकते हैं आप जिबरेलिन्स को भी। तो बोल्टिंग के लिए अकर ड्यूरिंग उसमें क्या होता है, इंटरनोडल इलांगेशन। रोजेट हैबिट वाइन हैबिट में बदल जाती है, कैबेज वगैरह में भी कराया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, तुरंत अंडरलाइन करिएगा जब भी नॉट, करेक्ट, इनकरेक्ट देगा। नॉट अ कंपोनेंट्स ऑफ सलाइवा, कौन सलाइवा के कंपोनेंट नहीं है? तो अगर नहीं है तो पता होना चाहिए कौन कौन है। तो हमको पता है कि सलाइवा में बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं, एंजाइम पाया जाता है, अल्फा एमाइलेज अल्फा टाइलिन भी बोलते हैं, और साथ ही साथ लाइसोजाइम वगैरह भी, म्यूकस वगैरह भी पाया जाता है। तो चलो देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। ऑप्शन ए में है सलाइवा कंटेन्स इलेक्ट्रोलाइट्स, सही है, जैसे कि सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन एंड बाइकार्बोनेट आयंस। तो सही है ये बात। बी में है अल्फा टाइलिन, सलाइवरी एमाइलेज भी बोलते हैं, ये भी पाया जाता है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सी जो है उसमें है म्यूसिन यानी म्यूकस, लाइसोजाइम जो एंटीबैक्टीरियल या एंटीबैक्टीरियल होता है, और थायोसाइनेट आयन। तो थायोसाइनेट आयन आपको याद होना चाहिए, केमिस्ट्री आपको ज्यादा पता होगा, SH- बोलते हैं। तो थायोसाइनेट आयन भी पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? तो कहते हैं इसमें कोई एंटीबॉडी जैसे कि IgM एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है सलाइवा में। तो पूछा है नॉट कंटेंट यानी नॉट कंपोनेंट, कोई कंपोनेंट नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 28 का डी, एंटीबॉडी IgM। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा है द सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ, जैसे ही सेल वॉल का नाम आए तो लगने लगता है कि ये सेल यानी यूनिट 3 का क्वेश्चन है और पेज नंबर 17 से है आपका। अगर हम बात करते हैं कि ऑप्शन में देखते हैं कि किसका किसका बना होता है सेल वॉल, तो हमें तो पता ही है सेल वॉल किसका किसका बनता है। सेल्यूलोज सबसे ज्यादा, हेमीसेल्यूलोज, लिग्निन और पेक्टिन। सेल्यूलोज जो होता है वो ग्लूकोज का पॉलीमर होता है, होमोपॉलीमर होता है, बहुत ध्यान रखिएगा, बीटा डी ग्लूकोज का होमोपॉलीमर होता है। लिग्निन सेकेंडरी सेल वॉल में पाई जाती है और लिग्निन इम्परमिएबल टू वाटर होती है। पेक्टिन मिडिल लैमेला, कैल्शियम पेक्टेट, मैग्नीशियम पेक्टेट, यही डिजॉल्व हो जाता था, फ्रूट क्या हो जाते थे, सॉफ्ट हो जाते थे, वॉल लूजनिंग में भी काम करते हैं। ऑप्शन में देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करता है। तो अगर हम ऑप्शन में देखते हैं तो आपका देखिए पहले में लिग्निन दिया है, हेमिसेल्यूलोज दिया, सही है। प्रोटीन दिया है, प्रोटीन नहीं तो नहीं कह सकते, बहुत कम पाया जाता है। लिपिड लेकिन नहीं पाया जाता। बी में देखते हैं हेमिसेल्यूलोज, ठीक है, सेल्यूलोज, ट्यूबुलिन प्रोटीन एंड लिग्निन, तो ट्यूबुलिन प्रोटीन गलत हो जाएगा आपका। सी में देखते हैं लिग्निन सही है, हेमिसेल्यूलोज सही है, पेक्टिन सही है, लेकिन लिपिड दे दिया तो इस वजह से गलत हो जाएगा आपका। डी में देखते हैं तो लिग्निन दिया है, हेमिसेल्यूलोज दिया है,
पेक्टिन दिया है और सेलुलोज दिया है। सबसे ज्यादा क्या पाया जाएगा? सेलुलोज। होमोपॉलीमर भी आप याद रखिएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 29 का डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 30 क्वेश्चन मेंडेलियन डाई हाइब्रिड क्रॉस से रिलेटेड है। आपको पता है कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और वेरिएशन के क्वेश्चन में है। पेज नंबर आपका 79 एनसीईआरटी 2 पे दिया हुआ है। इसमें क्वेश्चन में जो पूछा है, तो जब ये जीनोटाइप बेटा दे देता है, थोड़ा सा मैं इस क्वेश्चन में टाइम लूंगा, लेकिन मैं एक ऐसा ट्रिक बता के जाऊंगा कि आपको कभी भी डाई हाइब्रिड में चेकर बोर्ड नहीं बनाना पड़ेगा। कैसे? बस आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस याद होना चाहिए। आपको सबको पता होता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जो रेशियो, में पूरा क्रॉस नहीं बनाऊंगा, समझाने की कोशिश करता हूं। टॉल और डॉर्फ, ये होता है था फिनोटिपिक रेशियो, ये होता था फिनोटिपिक रेशियो 3:1। जीनोटिपिक रेशियो आपको याद होगा 1:2 और 1 होता था। ध्यान दीजिएगा, ये होता था कैपिटल टी के लिए, दूसरा होता था आपका कैपिटल टी स्मॉल टी के लिए, और तीसरा होता था जो 1 स्मॉल टी। सिंपल से याद रखिएगा, होमोजाइगस फॉर्म के लिए। किस फॉर्म के लिए? होमोजाइगस फॉर्म। वेदर इट इज डोमिनेंट और रिसेसिव क्या होगा? 1 के मल्टीप्लिकेशन में चलेगा, और हेटेरोजाइगस फॉर्म के लिए 2 के मल्टीपल में चलेगा। हेटेरोजाइगस फॉर्म के लिए 2 के मल्टीपल में चलेगा। ध्यान रखिएगा, मेंडेलियन क्रॉस की बात कर रहे हैं, ट्रू जो मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, टेट्रा हाइब्रिड जो भी बात करें, तो याद रखिएगा। अब अगर हम जैसे मोनो हाइब्रिड है, मोनो से अगर हम डाई हाइब्रिड जाएंगे तो 2 जीन आ जाएंगे। तो हम अगर उनमें पता चला, जैसे कि मान लो एक एग्जांपल मैंने ले लिया कि ये पहला ले लिया, पहला क्या है? कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। क्लियर? पहले देख लिया 2 जीन है, पहचानो। ए है हेटेरोजाइगस और ए होमोजाइगस। मेंडेलियन याद करें, हेटेरोजाइगस के लिए क्या है? 2। होमोजाइगस के लिए क्या है? 1 है, चाहे डोमिनेंट में चाहे रिसेसिव में। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1, इसका जो आएगा आपका क्या आ जाएगा? 2। यानी ये कितने पाए जाएंगे? 2। अब कितने में पूरा भाई जीनोटाइप कितने पूरा बना है प्रोजनी, तो आपको पता होगा कि प्रोजनी निकालना है। डाई हाइब्रिड क्रॉस है, 2 की पावर क्या कर देंगे आप? 4 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 16। यहाँ पे आपको तो पता ही होगा कि कितना बनते हैं, यहाँ पे 16 बनते हैं, क्योंकि यहाँ से जो क्रॉस होता है तो 4 गैमेट होता है, 4 जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 चौके 16, तो गैमेट तो पता है, तो आप तुरंत निकाल लीजिए। 2 है तो 2/16, इसके लिए क्या आ जाएगा? 2/16। दूसरा वाला है कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर भैया हमको क्या देखना होगा? मोनो हाइब्रिड। दोनों कैसे हैं? हेटेरोजाइगस फॉर्म में हैं। अगर दोनों हेटेरोजाइगस फॉर्म में हैं तो दोनों का इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 × 4, 2 × 4, ये क्या हो जाएगा आपका? 4/16 हो जाएगा। तीसरा है, एक होमोजाइगस है और एक हेटेरोजाइगस है। 2 × 1 = 2, 2/16। लास्ट वाला है एक हेटेरोजाइगस और एक होमोजाइगस, तो ये भी क्या हो जाएगा? 2 × 1 = 2, 2/16। तो होप आप निकाल लेंगे ऐसे कि जो यहाँ अगर ऐसे अगर फिनोटाइप का भी पूछेगा तो इसी मल्टीपल में चलेगा। तो ऑप्शन में देखते हैं, पहला क्या है? 2/16, दूसरा क्या है? 4/16। लेकिन देखिए जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो क्या है? 1/8, 1/8। तो एक बात बताइए, 2/16 क्या 1/8 नहीं हो सकता? 2 8 = 1, 2 8 = 16, तो 1/8 तो हो सकता है। तो 1/8 और 1/8 ये सही हो जाएगा करेक्ट आंसर। 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। मोनो हाइब्रिड क्रॉस अगर आपको याद है तो कुछ भी फार्मूला याद करने की नहीं जरूरत, आप उससे आसानी से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 पे देखते हैं। पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट एन इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। कौन सा फॉलोइंग एलिमेंट इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं है? तो आपको एक अच्छा फार्मूला पता होगा मैक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में कि कौन पी के मग से कॉफी, मग से कॉफी, कौन पी के मग से कॉफी। अच्छा, कॉफी में क्या आ रहा है? कैल्शियम आ रहा है। कॉफी में क्या आ रहा है आपका? कैल्शियम आ रहा है। और आप ऑप्शन में देखिए तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपका? कैल्शियम दिख रहा है। कैल्शियम क्या है? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा है इफ बर्थ एंड डेथ रेट्स वर इक्वल,
बर्थ और डेथ रेट क्या हो रहा है आपका, इक्वल हो जा रहा है, तो इक्वल टू 0 हो जा रहा है, तो पॉपुलेशन की ग्रोथ पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए एक जगह है, एक पौंडी ले लेते हैं, वहां पे एक साल में 20 लोग मर गए और 20 लोग पैदा हो गए, तो पॉपुलेशन बढ़ी कि घटी कि स्टेबल रही, तो हमें पता है स्टेबल रहेगी, पॉपुलेशन क्या रहेगी, स्टेबल रहेगी। तो वेल नोन आंसर हो जाएगा कि पॉपुलेशन क्या है, स्टेबल है। रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज आपको पता होगा, स्मॉल r से डिनोट करते हैं और इक्वल टू होता है b माइनस डी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, याद कर लीजिएगा, ये पॉपुलेशन इंक्रीज को बताता हो। करेक्ट आंसर 32 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 33, मेंस्ट्रुअल साइकिल अकरिंग। एनसीईआरटी में आपका जो रिप्रोडक्शन का चैप्टर है, आपका रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म वहां पे दिया हुआ है 49 नंबर पेज पे, और आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी इसको एलोबरेट करके बताया गया है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कहाँ होती है। तो आपको ये बात तो पता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है मैन, एप, मंकी, प्राइमेटा ग्रुप के मेंबर। क्या बोला, मैन, एप, मंकी, प्राइमेटा ग्रुप के मेंबर, प्राइमेट्स में पाई जाती है। ये क्लास मैमेलियन में तो आते हैं, लेकिन क्लास मैमेलियन तो आपके काऊ, सीप, डॉग, डियर, कैट ये सब आते हैं, लेकिन इन पे अलग प्रकार की चलती है। हम लोग इसको बोलते थे नॉन प्राइमेट्स होते हैं, इसमें चलती है ईस्ट्रस साइकिल। क्या चलती है, ईस्ट्रस साइकिल। थोड़ा मेंस्ट्रुअल साइकिल और ईस्ट्रस साइकिल में अंतर है, मेंस्ट्रुअल में ब्लीडिंग साइकिल बोलते हैं, ईस्ट्रस को हम लोग बोलते हैं नॉन ब्लीडिंग साइकिल। ईस्ट्रस साइकिल को बोलते हैं नॉन ब्लीडिंग साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियोडिकली होती है, मंथली होती है, जबकि ईस्ट्रस साइकिल आपकी साल में एक बार, साल में 2 बार या 2 से ज्यादा बार आ सकती है, और हो सकता है कि ना भी आए किसी किसी में। तो इस वजह से हम लोग बोलेंगे कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, ऑल मैमल्स गलत हो जाएगा, नॉन प्राइमेट्स में नहीं होता है। यूथीरिया और मेटाथीरिया इसमें भी आपके नॉन प्राइमेट्स आएंगे, इसलिए गलत हो जाएगा। ऑल प्राइमेट्स, क्या बोलेंगे, ऑल प्राइमेट्स, मैन, एप, मंकी। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 33 का डी। क्वेश्चन नंबर 34, यूट्रॉफिकेशन इज कॉज्ड बाय। यू वर्ड जहां पे भी आ जाए उसका मतलब होता है ट्रू, उसका मतलब होता है आपका ट्रू। ट्रॉफिक मतलब कि नरिशमेंट, न्यूट्रिशन, कहने का मतलब ट्रू नरिशमेंट का मतलब बहुत ज्यादा आपको क्या मिल रहा होगा, मिनरल्स वगैरह, न्यूट्रिएंट्स ज्यादा मिल रहे होंगे, तो क्या हो जाएगा, यूट्रॉफिकेशन हो जाएगा। आपको लेग में देखने को मिलता है। ऐसे तो नेचुरल एजिंग होती है तो आपको एक लेग को मरने में समय लगता है, लेकिन जब एल्गी और इन सब की ग्रोथ होनी होती है तो सीवेज अगर डिस्चार्ज, सीवेज डिस्चार्ज और एग्रीकल्चर में जो आप खाद यूज करते हैं, फर्टिलाइजर यूज करते हैं, उनका इस्तेमाल अगर ज्यादा करें तो आपको क्या हो जाएगा, यूट्रॉफिकेशन हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 34 का डी। क्वेश्चन नंबर 35, ये आपका पेज नंबर 81 पे एनसीईआरटी 1 में दिया हुआ है। पूछा क्या है, विच टाइप ऑफ ओवरी इज फाउंड इन द लिलिएसी फैमिली। सर ने आपको एक बहुत अच्छा ट्रिक वाला निमोनिक्स वाला बताया होगा, उसमें आपने फैमिली के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। सिंपल सा आपको पता है कि हमारे एनसीईआरटी में जो 3 फैमिली, फैबेसी, सोलेनेसी और लिलिएसी, इनमें जो ओवरी होती है सुपीरियर होती है, तो हमको तो इंफीरियर याद ही नहीं करना है। साथ ही साथ याद रखिएगा, ऐसे ऑर्डर याद होगा, फैबेसी, सोलेनेसी, लिलिएसी, फैबेसी, सोलेनेसी, लिलिएसी। तो वहां से हमें याद हो जाएगा 1 2 3, फैबेसी, सोलेनेसी, लिलिएसी। फैबेसी में मोनोकार्पेलरी, सोलेनेसी बाइकार्पेलरी, सोलन प्लेसेंटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका लिलिएसी, ट्राइकार्पेलरी, ट्राइलॉकुलर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और प्लेसेंटेशन याद होना चाहिए, तो दोनों का कैसा प्लेसेंटेशन होता है, एक्साइल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्लेसेंटेशन से बड़ा कंफ्यूज करते थे, एक्साइल प्लेसेंटेशन भी याद कर लीजिएगा। ऑप्शन में मिलते हैं, सुपीरियर दिया है लेकिन मोनोकार्पेलरी है, क्या है पूछा है, लिलिएसी के बारे में, तो भैया ट्राई ढूंढिए। तो ट्राई कहाँ पे है, सुपीरियर विद ट्राइकार्पेलरी ओवरी। करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 का बी। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 36 पे पहुंचते हैं। लिखा है सोमा क्लोनल वेरिएशन अपीयर्स इन प्लांट्स। तो भैया आपको पता होगा कि टिश्यू कल्चर के समय हम लोग प्लांट का पार्ट लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एक्स प्लांट, और उसको हम लोग कल्चर करके नए प्लांट बनाते हैं।
इसमें अगर कोई वेरिएशन मिलता है माइक्रो प्रोपोगेशन के समय तो उसको हम लोग बोलते हैं सोमा क्लोनल वेरिएशन। ऑप्शन में देखते हैं तो पहला लिखा है ग्रोइंग इन पॉल्यूटेड सॉइल और वाटर, ऐसा तो कुछ है नहीं। एक्सपोज टू गामा रेज, वेरिएशन थोड़ी क्रिएट कर रहे हैं, ये तो हमें सोमेटिक सेल से बना रहे हैं। रेज इन टिश्यू कल्चर, माइक्रो प्रोपोगेशन के समय जो टिश्यू कल्चर के समय हम लोग जो वेरिएंट बनाते हैं उसको बोलते हैं सोमा क्लोनल वेरिएशन। तो करेक्ट आंसर 36 का हो जाएगा आपका बेटा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, इन हनी बीज द ड्रोन्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम। तो भैया जो ड्रोन्स होते हैं वो फीमेल होते हैं, जो ड्रोन्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, मेल होते हैं। तो हनी बी टर्की बर्ड वगैरह में पार्थिनोजेनेसिस पाई जाती है। पार्थिनोजेनेसिस आपको 2019 में क्वेश्चन आया था, क्या होता है, ये कोई ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन, ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस। तो फीमेल है, मान लीजिए फीमेल है और यहाँ पे मेल है, तो यहाँ पे जो फीमेल होती है वो डिप्लॉयड होती है और जो मेल होता है वो हैप्लॉयड होता है। फीमेल का जो गैमेट यानी एग बनेगा एन और एन, और मेल का जो स्पर्म होगा माइटोसिस से बनेगा और एन बनेगा। अगर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज कर जाए तो डिप्लॉयड बनती हैं, इनको हम लोग बोलते हैं फीमेल हैं, वर्कर बीज कहते हैं। अगर जो एन वाला एग है ये डेवलप हो जाए पार्थिनोजेनेटिकली किसमें, ड्रोन्स में, जिसको हम लोग बोलते हैं मेल्स। तो पूछा क्या क्वेश्चन में, इन हनी बी द ड्रोन्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम, तो कहां से है, फीमेल के अनफर्टिलाइज्ड, फीमेल के अनफर्टिलाइज्ड एग से प्रोड्यूस होता है। फर्टिलाइज्ड एग और मिल्क से कौन होता है, फीमेल प्रोड्यूस होते हैं। ऑप्शन देखेंगे तो अनफर्टिलाइज्ड एग्स ऑफ फीमेल। क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। आइए क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में है एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस बाय द सेल रिक्वायर्स। तो कुछ नहीं, आंख मूंद लीजिएगा। एक्टिव, भैया आपको एक्टिव रहना है तो खाना खाओगे, खाना मतलब कि आपको एनर्जी की जरूरत होगी ही होगी। अगर आपको कोई काम करना है तो पैसे की जरूरत तो होगी ही होगी। तो एनर्जी कौन देगा, करेंसी कौन देगा, एटीपी। तो एक्टिव आ जाए वर्ड तो आप क्या यूज करेंगे, आंख मूंद के एक्टिव यूज कर सकते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा 38 का बी। क्वेश्चन नंबर 39 क्या पूछा है, द काइंड ऑफ इपिथेलियम विच फॉर्म द इनर वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। तो आपको पता है अगर सेक्रीशन हो, प्रोटेक्शन हो, ऐसे फंक्शन हो तो कौन करता है, क्यूबॉइडल और कॉलमनार एपिथेलियम करते हैं। सिलेटेड एपिथेलियम मूवमेंट कराता है, फैलोपियन ट्यूब वगैरह में जो ओवा का आगे मूवमेंट कराता है। अगर हम बात करते हैं डिफ्यूजन बाउंड्री बनाने का तो उसको हम लोग बोलते थे स्क्वैमस एपिथेलियम, जो वॉल ऑफ एल्वेलाई और आपके ब्लड वेसल के वॉल वगैरह में पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर 39 का हो जाएगा आपका डी। आइए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसेक्टिवोरस प्लांट। 71 पेज पे दिया हुआ है एनसीईआरटी के फर्स्ट पे। अगर देखें तो पूछा है इसमें कौन से इंसेक्टिवोरस प्लांट नहीं है। तो भैया पहले हमें यह पता होना चाहिए कौन कौन से प्लांट इंसेक्टिवोरस होते हैं। ऑप्शन देखते हैं, पहले दिया है ड्रोसरा, इसको हम लोग सनड्यू कहते हैं। देखने में लगता है कि सन की जो चमकदार मोतियों जैसी बूंदें होती हैं वो ग्लू वाली होती है, इंसेक्ट आता चिपक जाता है, इंसेक्ट को चिपका रहा है तो इंसेक्टिवोरस हो गया, सनड्यू बोलते हैं इसको। निपेंथिस टीचर प्लांट, निपेंथिस को हम लोग बोलते हैं टीचर प्लांट। घटपड़दी यानी कि उसमें क्या होता है, टीचर में कोई इंसेक्ट आके बंद, इंसेक्टिवोरस, इंसेक्ट खाने के लिए। मोनोट्रैपा, इसको ऑर्गन पाइप भी बोलते हैं, और अगर इसको यूज करें तो ये सेप्रोफिटिक है, ये है सेप्रोफिटिक है, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर फंगाई वगैरह की हेल्प से यूज करता है। तो कहने का मतलब हो जाएगा सेप्रोफिटिक मोड में। यूट्रिकुलेरिया को हम लोग बोलते हैं ब्लैडर वर्ट, यूट्रिकुलेरिया को हम लोग बोलते हैं ब्लैडर वर्ट। ये नाम याद रखिएगा, कभी कभी नाम भी पूछ लेता है। तो ड्रोसेरा, निपेंथिस और यूट्रिकुलेरिया इंसेक्टिवोरस प्लांट हैं, मोनोट्रैपा नॉन इंसेक्टिवोरस प्लांट हैं। तो करेक्ट आंसर 40 का हो जाएगा आपका सी। आइए क्वेश्चन नंबर 41 पे पहुंचते हैं। 41 में पूछा है प्रेगनेंसी बिगिंस विद द इम्प्लांटेशन ऑफ। भाई जब तक इंडोमेट्रियम की वॉल में जो आपका एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन नहीं होगा तब तक हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेगनेंसी बिगिंस नहीं करेगा। तो भैया हम एम्ब्रियो वर्ड बोलेंगे कि हम लोग साइंस के हैं तो हम लोग टेक्निकल जो मेन स्ट्रक्चर है वो इम्प्लांट करेगा उसके बारे में बोलेंगे। जो स्ट्रक्चर इम्प्लांट करेगा उसके बारे में बोलेंगे। तो जो स्ट्रक्चर इम्प्लांट करता है उसका नाम होता है ब्लास्टोसिस्ट।
ब्लास्टोसिस्ट में आउटर लेयर होती है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट लेयर, और अंदर एक इनर सेल मास होता है, उसी से आगे चल के पूरा का पूरा एम्ब्रियो बनता है। तो कहने का मतलब आंसर हो जाएगा आपका 41 का डी। ब्लास्टोपोर आपका गैस्ट्रोलाइज स्टेज में पाया जाता है। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 42 क्या पूछा है? द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। यहाँ पे पूछा है कि किसको छोड़ के बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन, मतलब सब में तो है लेकिन किसको छोड़ के, एक्सेप्ट वर्ड जाते मतलब छोड़ के, ध्यान दीजिएगा। तो हम पहले पता कर लेते हैं किसमें बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन होता है। बायोफोर्टिफाइड क्रॉप्स, बायोफोर्टिफाइड मतलब न्यूट्रिएंट्स रिच, विटामिन रिच क्रॉप बनाने के लिए। जीन थेरेपी, एडीए जीन थेरेपी फर्स्ट चाइल्ड को किया गया था, आपको पता है। मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक में भी क्या किया जाता है, आपका बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी में जो दो चीज होती है, एक क्या होती है आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग और एक होती है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम लोग क्या करते हैं, जो जेनेटिक मटेरियल उसका अल्टरेशन करते हैं फिनोटाइप को चेंज करने के लिए। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में हम लोग क्या करते हैं, माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री एम्बियंस एनवायरनमेंट बनाते हैं। तो अब हम देखें तो कन्वेंशनल हाइब्रिडाइजेशन, कन्वेंशनल हाइब्रिडाइजेशन में क्या था, एक का पॉलन ग्रेन लिया, दूसरे के स्टिग्मा पे पहुंचाया और फर्टिलाइजेशन कराया, तो उसको हम लोग बोलते थे कन्वेंशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रैक्टिस है, जो बायोटेक्नोलॉजी में नहीं आती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 42 का डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 पेज नंबर 168 पे दिया हुआ है। क्या पूछा है, आपका सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से रिलेटेड क्वेश्चन है। In an organism, if the normal diploid number of chromosome is 8, एक ऑर्गेनिज्म है, डिप्लॉयड है, तो डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है, यहाँ पे 8 है। फिर क्या पूछा है, हाउ मेनी क्रोमेटिड्स, ध्यान दीजिएगा क्रोमेटिड्स के बारे में पूछा है, क्रोमोसोम के बारे में नहीं पूछा है। हाउ मेनी क्रोमेटिड्स आर प्रेजेंट इन ईच डॉटर सेल एट द एंड ऑफ मियोसिस 1। तो आपको पता है मियोसिस में दो स्टेज होती है, एक होती है मियोसिस फर्स्ट और एक होती है सेकेंड। फर्स्ट को बोलते थे रिडक्शनल डिवीजन, यानी यहीं पे क्या होता था, क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता था, और ये इक्वेशनल होता था, यहाँ पे डीएनए का अमाउंट इक्वल होता है, डीएनए का अमाउंट को इक्वलाइज किया जाता है। तो अगर मियोसिस 1 की बात कर रहे हैं तो भैया 2n है तो 8 है। अगर यहाँ पे जो दो डाटर सेल बनेंगी, यहाँ पे जो दो डाटर सेल बनेंगी तो हेप्लॉइड होगी, क्योंकि रिडक्शन डिवीजन है, तो n और n इक्वल टू यहाँ पे क्या है 4, n इक्वल टू यहाँ पे क्या है 4, क्योंकि 2n इक्वल टू 8 था। अच्छा अब एक बात बताइए, एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड्स, तो अगर हम बात करते हैं तो एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड्स एक कॉमन सेंटर सेंट्रोमियर से लगे होते हैं, तो 4 में कितने हो जाएंगे, 1 में 2, तो 4 में 4 टू 8 क्रोमेटिड्स, 4 टू 8 क्रोमेटिड्स। तो हर डॉटर सेल में आफ्टर मियोसिस 1 कितने क्रोमेटिड होंगे, 8 क्रोमेटिड होंगे। तो अगर हम ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका जो सी है उसमें दिया हुआ है सी 8 क्रोमेटिड। 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी 8 क्रोमेटिड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है डायफ्राम्स आर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस यूज्ड बाय फीमेल्स। तो भैया जो आपके ये बैरियर मेथड है रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पेज नंबर 60 पे दिया हुआ है। अगर हम बात करते हैं तो डायफ्राम, सर्वाइकल और वॉल्स ये सब आपको यूज किए जाते हैं फीमेल से। तो डायफ्राम का जो हम लोग यूज करते हैं बैरियर मेथड होता है, और इसमें हम लोग सर्विक्स के पास यूज करते हैं, सर्विक्स पे लगाया जाता है। चलिए ऑप्शन देखें क्या क्या है। दे आर इंट्रोड्यूस इनटू द यूट्रस, तो गलत हो जाएगा। दे आर प्लेस्ड टू कवर द सर्वाइकल रीजन, तो अभी मैंने बोला सर्विक्स के पास लगाया जाता है, यानी सर्वाइकल रीजन को कवर करने के लिए लगाया जाता है, जिससे मेल का जो स्पर्म है फीमेल के यूट्रस यानी कि ओवरी से जो आपका ओवा निकलेगा फैलोपियन ट्यूब तक ना पहुंचे। तीसरा क्या है, दे आर एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल बैरियर्स। सही बात है भाई, फिजिकल बैरियर के एग्जाम्पल होते हैं। दे एक्ट एज स्पर्मिसाइडल एजेंट्स, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये सिर्फ बैरियर मेथड है, ये बैरियर प्रोवाइड करते हैं, यानी मेल स्पर्म
फीमेल का एग उसको मिलने से रोकना, बैरियर मेथड। मेल में जो होता है वो कंडोम यूज किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हिसाब से हो जाएगा 2 और 3 आपका सही है। ऑप्शन में चले देखते हैं, तो ऑप्शन जो सी है उसमें आपको दिख रहा है कि 2 and 3, 44 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। आइए क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। एबीए इज इन्वॉल्व इन, तो आपको पता है कि जिबरेलिन, साइटोकाइनेस, ऑक्सिन ये सब प्रोमोटिंग है, ग्रोथ प्रोमोटिंग फैक्टर होते हैं। लेकिन एबीए जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेस हार्मोन। क्या बोलते हैं, स्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस कंडीशन में ये आएगा, जो सीड है उसकी जो डॉर्मेंसी होती है उसको बनाने के लिए आपका कौन सा हार्मोन आता है, एबीए हार्मोन। तो डॉर्मेंसी ऑफ सीड के लिए इन्वॉल्व कौन होता है आपका, एबीए हार्मोन, जो आपको एनसीईआरटी में प्लांट ग्रोथ एंड हार्मोन में मिलेगा पेज नंबर 250 पे। करेक्ट आंसर 45 का हो जाएगा आपका ए।